हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केशव नारायण और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ोमैटो के आईपीओ के बारे में। दोस्तों, आपने हाल ही में सुना होगा कि ज़ोमैटो ने अपना आईपीओ के लिए सेबी के पास फाइल कर दिया और शायद अगले 1 से 2 हफ्ते में वो अप्रूव होकर आ भी जाएगा और उसके बाद ज़ोमैटो के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब अपना आईपीओ निकालता है। तो काफ़ी हाइप आईपीओ रहने वाला है, बहुत हॉट आईपीओ रहने वाला है। जो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अगर मैं देखूं तो बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन होने की संभावना यहां पर मेरे को दिखती है। तो दोस्तों, आज इन सारी बातों पे हम बात करेंगे कि क्या आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव बातें हैं ज़ोमैटो के बारे में, और ज़ोमैटो का अल्टीमेट बिजनेस क्या है और किस तरीके से ज़ोमैटो यहां पर पैसे कमाता है। इन सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे बात करने से पहले मैं आपको अपने एक स्लाइड शो पे ले जाना चाहूंगा जो मैंने खास इसी आईपीओ के लिए प्रिपेयर करा है। तो सबसे पहले हम वहां पर जाएंगे और फिर मैं आपको एक बार समझाऊंगा वहां पर पूरी स्लाइड्स के साथ कि किस तरीके से ज़ोमैटो के अंदर आप इन्वेस्ट करें या ना करें, इन चीज़ों का डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलेंगे अपने स्लाइड शो पर। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने इस स्लाइड शो के ऊपर जहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं इस ज़ोमैटो के आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंफॉर्मेशन को जान लेते हैं इस आईपीओ के बारे में। तो ज़ोमैटो के बारे में अगर हम देखें तो 2008 के अंदर ये ब्रांड स्टार्ट हुआ था और आज की डेट में इंडिया का नंबर 1 फूड डिलीवरी ब्रांड बन गया है। इसके अलावा ज़ोमैटो के और भी काम है, वो मैं आपको आने वाले अभी स्लाइड्स में बताऊंगा कि ज़ोमैटो किस तरीके से और भी बिजनेसेस करता है। फूड डिलीवरी के अलावा इसके 3 बिजनेस और हैं, जहां हम आने वाली स्लाइड्स में इसके बारे में जानेंगे। दूसरा दोस्तों, अगर आईपीओ के बारे में बात करी जाए तो आईपीओ का जो टोटल साइज है ये 8,250 करोड़ का है, जिसमें पर शेयर की वैल्यू ₹1 रहने वाली है। तो आई थिंक लास्ट अगर 1 साल 1.5 साल को मैं देखूं तो एसबीआई कार्ड के बाद ये सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। एसबीआई कार्ड का मेरे ख्याल 10,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ था, तो ये सेकंड लार्जेस्ट आईपीओ होने वाला है एसबीआई कार्ड के बाद पिछले 1-1.5 साल के अंदर। तो काफी बड़ा आईपीओ है, आपको ये चीज को ध्यान रखना है। इश्यू साइज बहुत बड़ा है, 8,250 करोड़। अब इस 8,250 करोड़ में से 7,500 करोड़ 7,500 करोड़ इज फॉर द आईपीओ, मतलब कि जहां पे ये नया इक्विटी आपको इशू करेंगे। और 750 करोड़ मतलब 750 करोड़ जो है वो है आपका एफपीओ, दैट इज ऑफर फॉर सेल। आई थिंक बहुत लोगों को ये चीजें पता होंगी आईपीओ और एफपीओ में क्या डिफरेंस होता है। जिन लोगों को नहीं पता है प्लीज इस चीज को भी कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, ताकि मैं कोई इस पे एक सेपरेट वीडियो बना पाऊं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफपीओ और आईपीओ। अगर ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा तो इस पे हम एक अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे। वैसे आपको अगर बेसिकली समझा दूं तो आईपीओ होता है जब आप फ्रेश इक्विटी रेस करके फंड रेस करते हैं, मतलब आप पहली बार मार्केट में आ रहे हैं और आप फ्रेश इक्विटी लोगों को नया इक्विटी देंगे और फंड रेज करेंगे। वहीं एफपीओ क्या होता है, जहां पर ऑलरेडी जो इन्वेस्टर उसके अंदर है वो अपना शेयर स्टेक जो होगा उसको सेल करेंगे और वहां से फंड रेज जो होगा वो उनके पास जाएगा। उसी तरीके से यहां पर जो एफपीओ हो रहा है वो हो रहा है 750 करोड़ का, 750 करोड़ का जो एफपीओ हो रहा है। इसके अंदर इन्फो एज ये वही कंपनी है naukri.com, वो अपना यहाँ पर स्टेक बेच रहे हैं। अभी करंट स्टेक जो इनका ज़ोमैटो के अंदर है वो है 18% के आसपास, और ये स्टेक अगर ये यहां से सेल करेंगे तो आई थिंक 2-3% और कम हो जाएगा, इनका स्टेक कुछ 15% के आसपास आ जाएगा। तो आज तो दोस्तों ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि इस आईपीओ के अंदर इन्फो एज अपना माल बेच रहा है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। उसके अलावा जो टोटल 7,500 करोड़ है उसके अंदर कंपनी ये बात बोल रही है अपने फाइलिंग में, जो इसने सेबी को किया है डीएचआरपी में, कंपनी ये बोल रही है कि 5,625 करोड़ वो कंपनी की ग्रोथ के लिए यूज करेंगे और बाकी पैसा कंपनी के वर्किंग कैपिटल, जहां पर उनके एक्सपेंसेस और सैलरीज वगैरह में यूज किया जाएगा। तो ये चीज बहुत यहां पर अच्छी है कंपनी के लिए कि मेजर चंक जो है इस आईपीओ का वो बेसिकली कंपनी की ग्रोथ में यूज करा जा रहा है, जो हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। जो इसके इन्वेस्टर्स होंगे जिनको ये शेयर्स मिलेंगे या फिर आईपीओ के बाद अगर आप खरीदते हैं तो उनके लिए एक पॉजिटिव बात है कि ये सारा फंड जो होगा वो कंपनी की ग्रोथ में खर्च किया जाएगा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ग्रोथ दोनों में, और ताकि कंपनी ग्रो कर पाए, और कंपनी ग्रो करेगी तो शेयर वैल्यू ग्रो करेगी ही करेगी। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी जहां पर ये चीज आपको समझनी जरूरी थी कि इन्फो एज अपना इसके अंदर 750 करोड़ का स्टेक सेल कर रहा है, और उसके अलावा जो 7,500 करोड़ है
वो बाकी एक फ्रेश इशुएंस होगा। दोस्तों, जोमेटो की अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो लास्ट राउंड जो इसने रेज करा है वो फैब में रेज करा था। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से स्टार्टअप वर्ल्ड इंडिया के अंदर हर दो चौथे पांचवें महीने के अंदर कुछ ना कुछ फंड रेज करता रहता है। तो लास्ट जो इन्होंने फंड रेज किया था वो इन्होंने फैब के अंदर किया था, और तब इनकी जो वैल्यूएशन थी वो 5.4 बिलियन डॉलर की थी। मतलब अगर आप इंडिया में बात करेंगे तो कुछ 40 हजार करोड़ रुपए के आसपास की इनकी वैल्यूएशन थी। और अभी की डेट में, मतलब आज की डेट में, जोमेटो एक डेट फ्री कंपनी है। मतलब कि जोमेटो के ऊपर किसी भी तरीके का कोई डेट नहीं है। अगर इसको और आसान भाषा में समझे तो आज की डेट में जैसे जोमेटो है, जोमेटो एक टेक बेस्ड कंपनी है, और आज की डेट में जितनी भी टेक बेस्ड कंपनी होती हैं और जितने भी वर्ल्ड के अंदर आप टेक बेस्ड बिजनेस देखेंगे तो मेजरली ज्यादातर टेक बेस्ड बिजनेस डेट लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहां पर जो एक इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है स्केलेबिलिटी पे। क्योंकि टेक टेक बिजनेस को स्केल करना कम टाइम में बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि इंटरनेट की पेनिट्रेशन जितनी ज्यादा होती जाती है और लोगों को उस बिजनेस के अंदर लेके आना, मतलब कस्टमर बनाना काफी इजी हो जाता है इंटरनेट के ऊपर, जिसकी वजह से स्केलेबिलिटी बिल्ड हो जाती है। तो टेक बेस्ड कंपनी जितनी भी होती हैं, जैसे अगर आपने जियो के अंदर भी देखा होगा कि उन्होंने भी कोई भी अपने लोन्स जितने भी थे वो उन्होंने वहां पर नहीं रेज किए, जबकि उन्होंने भी सारी की सारी इक्विटी सेल करी 11-12 इन्वेस्टर्स को और वहां से काफी सारा फंड रेज किया। तो आज की डेट में जो ट्रेंड चल रहा है, जितनी भी ऐसी कंपनीज है टेक बेस्ड कंपनी, वो अपना इक्विटी सेल करती हैं और इक्विटी सेल करके अपना पैसा रेज करती हैं और पैसा रेज करके उसको ग्रोथ में लगाती है और वहां से स्केलेबिलिटी जनरेट करती है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें देखें तो यहाँ से कंपनी एक अच्छे पोजीशन में लग रही है, जहां पर कंपनी एक अच्छा खासा फंड रेज कर रही है 8,250 करोड़ का। और उसके बाद मेजर जो चंक है वो अपना इसके ग्रोथ में जाने वाला है। तो एक अच्छा हमें यहाँ पर प्रोपोजिशन मिल रहा है इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करने का। और मेजर जो खास बात यह है कि यहाँ पे एक डेट फ्री कंपनी है, और डेट फ्री कंपनी है तो किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट का बर्डन इनके ऊपर नहीं है। तो ये स्केलेबिलिटी बहुत इजी से यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो पहली चीज तो हमें यहाँ से ये चीज को ध्यान रखना है, और ये चीज कंपनी के लिए बहुत अच्छी है कि इनके ऊपर कोई डेट नहीं है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये सारी इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर यहाँ पर चलते हैं, जो कि हमारी इसके इन्वेस्टर्स के बारे में होगा, कि कौन कौन से इन्वेस्टर्स इसके अंदर करंटली अभी जोमेटो के अंदर इन्वेस्टेड है। तो अभी आज की डेट में अगर आईपीओ से पहले का मैं इन्वेस्टमेंट देखूं, तो अभी आज की डेट में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 18.7% का स्टेक इन्फोएज का है। इन्फोएज नौकरी.com ही है। दोस्तों, यहाँ छोटा सा अगर आप यहाँ से अगर केस स्टडी देखें तो इन्फोएज ने जोमेटो में सन 2008 या 9 के आसपास इन्वेस्ट किया था। मतलब कि जब इनका इंसेप्शन हुआ है लगभग इन्होंने तभी इन्वेस्ट किया है। और जोमेटो के अंदर इन्फोएज का इनिशियल स्टेक 70% के आसपास था, 68-70% के आसपास का स्टेक था। और पिछले 10 सालों में 78 से आज 70% से आज 18% का हो गया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इनको प्रॉफिट होता गया, ये अपना स्टेक यहाँ से रिड्यूस करते चले गए हैं ओवर द ईयर्स, और आज एक बहुत अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। मतलब कि अगर मैं इसको देखूं तो मुझे इतना ज्यादा पैसा अगर किसी ने जोमेटो के अंदर बनाया है ना, तो वो नौकरी.com ने बनाया है इस जोमेटो के अंदर, क्योंकि ये बहुत इनिशियल स्टेज पे इसके अंदर घुसे हुए हैं। और वहां से अगर आज की डेट में वैल्यूएशन की बात करूं तो जैसे लास्ट वैल्यूएशन था अपना 5.4 बिलियन डॉलर का, तो अभी जो इनके पास शेयर्स हैं 18%, तो 18% के हिसाब से अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो कुछ 10,000 करोड़, आई थिंक 44 कुछ 6-7 हजार करोड़ रुपए के 7,000 करोड़ आएगा 18%, जो इनका स्टेक है। तो मेजर चंक है इन लोगों के पास। तो आई थिंक ये जो 7,000 करोड़ आप देख रहे हो ये अभी 18%, ये सोचिए इनके पास 70% का स्टेक था इसके अंदर, तो कितना ज्यादा रिटर्न जनरेट किया। और इन्वेस्टमेंट की बात करोगे तो आई थिंक इन्होंने 100 या 200 करोड़ रुपए के आसपास इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया इसके अंदर, और उसका कुछ आई थिंक 15-20 हजार करोड़ रुपया बना दिया। कितने गुना रिटर्न बना दिया। तो दोस्तों, इसी तरीके से होता है इन स्टार्टअप्स के अंदर, अगर आप अर्ली स्टेज पे घुस जाते हैं। तो ये एक अच्छा केस स्टडी है, एक अच्छा एग्जाम्पल है जहां पर आपको इसके बारे में पता चलता है। दूसरा जो स्टेक इसके अंदर है वो अपना उबर का है। अब आप सोच रहे हो उबर कहां से यहाँ पे इन्वेस्टेड हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको ध्यान होगा कि आज से 2-3 साल पहले उबर ईट्स करके उबर का एक ब्रांड चलता था फूड डिलीवरी के अंदर, उबर ईट्स भी डिलीवर करता था।
लेकिन उन्होंने अपने ऑपरेशन उसके बाद सस्पेंड कर दिए थे और उबर ईट का सारा बिजनेस जोमेटो ने ले लिया था। तो जोमेटो ने जब वो बिजनेस लिया था तो उबर ने जोमेटो के अंदर 9.2% का 10% के आसपास इनका स्टेक था, तो इनका भी 9.2 है। तो सेकंड हाईएस्ट जो स्टेक है इनका तो वो उबर का है। तो उबर, बहुत लोगों को उस समय लगा कि उबर ने एग्जिट कर लिया है, लेकिन उबर ने बहुत स्मार्ट यहाँ पे प्ले किया। जब उसको भी ये दिखा कि शायद हम इनसे कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो वो इन्हीं के साथ मिल गए और इसके अंदर स्टेक ले लिया। तो 10% के आसपास इनका स्टेक है इसके अंदर। उसके अलावा अलीपे और एंड फाइनेंशियल, ये सारे अपने अलीबाबा वाले हैं। जैकमा, इनका स्टेक है कुछ 8 और 8 16% का लगभग लगभग इनका स्टेक है। उसके अलावा इंटरनेट फंड हो गया, एससीआई ग्रोथ, ये कुछ फंड्स हैं, इनका 6% का स्टेक है। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट दीपेंद्र गोयल, हु इज द सीईओ ऑफ जोमेटो, उनका खुद का स्टेक है कुछ 5% का, जो कि बहुत कम है। अगर आप देखोगे तो इनके एम्प्लॉइज का भी कुछ 4.2% का स्टेक है। तो यहाँ पर प्रमोटर का जो स्टेक है वो बहुत कम है जोमेटो के अंदर, जो कि एक रेड फ्लैग है, मतलब एक नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रमोटर की स्किन इन द गेम है वो थोड़ा कम है इस बिजनेस के अंदर। हालांकि बिजनेस अच्छा रन कर रहे हैं लोग, बट फिर भी जो स्टेक है वो बहुत कम है कंपेयर टू अदर इन्वेस्टर प्रमोटर का यहाँ पर। क्योंकि अच्छा, जब आप शेयर मार्केट के अंदर जब लिस्ट होते हो तो आपका स्किन इन गेम होना बहुत जरूरी है। अगर आज का 5 इसका इनका एटलीस्ट अगर 25% का स्टेक हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बजाय कि ये 5 या 6%। तो ये चीज भी आप दोस्तों यहाँ पर थोड़ा नोट करें कि प्रमोटर का जो स्टेक है जोमेटो के अंदर वो बहुत कम है, 5.5% के आसपास का स्टेक है इनका। तो दोस्तों इसके बाद अब हम बात करते हैं, ये सारी बात हो गई अब यहाँ पे जोमेटो में इन्वेस्टर्स कौन कौन है, कैसे ये आईपीओ लेके आ रहे हैं, सारी चीज बाद हमने बात करी। अब थोड़ा सा इसके धंधे के बारे में बात कर लेते हैं कि जोमेटो आखिर पैसा कैसे कमाता है, क्या धंधा करता है, वो सारी चीज को समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बिजनेस सेगमेंट है। बेसिकली जोमेटो के 4 बिजनेस सेगमेंट चलते हैं। सबसे पहला फूड डिलीवरी है, दूसरा डाइन आउट है, तीसरा B2B सप्लाईज है जो हाइपर प्योर करके इनका एक प्लेटफॉर्म है, जिसके बारे में आई नो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, इसके बारे में बात करूंगा। और चौथा जो जोमेटो प्रो है, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों सबसे पहले फूड डिलीवरी की बात करें तो फूड डिलीवरी इनका जो टोटल इनका रेवेन्यू आता है, मेजर चंक उसका फूड डिलीवरी से आता है। हालांकि जब ये 2008 के अंदर स्टार्ट हुए थे तो ये फूड डिलीवरी बिजनेस से नहीं स्टार्ट हुए थे, ये स्टार्ट रिव्यूज और उन सारे रेस्टोरेंट्स के मेन्यूज और उनके फोटो, उन सब एक ऐसा शेयरिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया था। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ जब इन्होंने देखा कि फूड डिलीवरी ग्रो कर रही है तो थोड़ा सा बिजनेस मॉडल को चेंज कर लिया और ये लोग फिर फूड डिलीवरी में भी आ गए। तो आज की डेट में इनका फूड डिलीवरी एक मेजर चंक है इनके रेवेन्यू का। तो फूड डिलीवरी में जैसे आपको पता है कि 2 तरीके से पैसा कमाते हैं। एक तो डिलीवरी फी जो एक कस्टमर से लेते हैं, जब भी आप जोमेटो पे कुछ ऑर्डर करते हैं तो आपसे एक डिलीवरी फी ली जाती है। और दूसरा, जो जब जोन से रेस्टोरेंट से ऑर्डर आप करते हो तो वहां से भी एक अपना कमीशन लेते हैं इस ऑर्डर, जो पर ऑर्डर पे, मतलब आप अगर जोमेटो का मोटा मोटा अंदाजा लगाओ तो 23 से 24% का कमीशन होता है पर ऑर्डर के ऊपर। और वहीं अगर डिलीवरी फी की बात करी जाए वो थोड़ा वेरी करती है हर एरिया टू एरिया, बट हाँ 30 से 40 रुपए, इवन 50 रुपए, कई जगह कई बार 100 रुपए तक भी पहुंच जाती है। तो वो डिपेंड करता है। तो बेसिकली जो आपका 2 तरीके से फूड बिजनेस के अंदर जोमेटो पैसे कमाता है। एक तो कस्टमर से, जहां पर वो उससे फूड डिलीवरी की फी लेता है, और दूसरा उस रेस्टोरेंट से जहां से ऑर्डर जा रहा है उससे अपना कमीशन लेता है। तो बेसिकली यही 2 तरीके हैं इसके अंदर इसके रेवेन्यू के। उसके अलावा अगर डाइन आउट वाले बिजनेस के बारे में बात किया जाए तो डाइन आउट के अंदर ये फैसिलिटी देता है कि आप डाइन आउट्स के सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर जा सकते हैं और आप जोमेटो से ही बुक कर सकते हैं। वहां पे प्री बुकिंग हो सकती है, टेबल बुकिंग हो सकती है। हालांकि ये बिजनेस बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है कोविड के बाद, जिस तरीके से रेस्टोरेंट्स वगैरह काफी सारे क्लोज हो गए और डाइन आउट का बिजनेस लोगों ने बाहर जाना बंद कर दिया है। तो ये बिजनेस मेजरली इंपैक्टेड है इनका डाइन आउट का। बट ये सारे बिजनेस को कॉम्पनसेट कर रहा है इस समय फूड डिलीवरी का बिजनेस, क्योंकि जो लोग रेस्टोरेंट जाके इस समय खाना नहीं खा रहे हैं वो फूड को घर पे मंगाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। दोस्तों तीसरा जो इनका बिजनेस है वो है हाइपर प्योर। तो हाइपर प्योर, जैसा मैंने आपको बताया, इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है। तो इसके बारे में अगर आपको समझाऊं तो हाइपर प्योर के अंदर ही क्या करते हैं, जितने रेस्टोरेंट्स इसके आज की डेट में जोमेटो के प्लेटफॉर्म के ऊपर है, मतलब जोमेटो के प्लेटफॉर्म पे आज की डेट में कुछ 3.5 लाख रेस्टोरेंट्स आज की डेट में लिस्टेड है। तो इन रेस्टोरेंट्स को जो इनके सप्लाई चेन से रिलेटेड चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कोई बर्गर का चैन है या फिर कोई यहाँ पे पिज्जा का चैन है, तो वहां पर ही उनको इंग्रेडिएंट सप्लाई करते हैं। जैसे वहां पर उनको सब्जियां सप्लाई करेंगे, उनको
बर्गर पैटीज सप्लाई करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट ऐसी चीजें हैं जो ये उसके अंदर सप्लाई करते हैं B2B के अंदर इन सारे रेस्टोरेंट्स को। तो इनसे इनको फायदा क्या होता है, इनको अंदर मार्केट के अंदर डिमांड का पता चल जाता है कि मार्केट के अंदर डिमांड क्या चल रही है। जब इनके इस प्लेटफॉर्म के अंदर ज्यादा ऑर्डर्स आने लगते हैं, मतलब जब रेस्टोरेंट्स इनसे यू नो ज्यादा सप्लाई मंगाने लगते हैं। लेकिन आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, अगर मेरा एक बर्गर का एक आउटलेट है और मैं इस हाइपर प्योर से मान लीजिए 500 टिक्की ऑर्डर कर रहा हूँ, 500 आलू टिक्की ऑर्डर कर रहा हूं, तो इनके सिस्टम को ये पता चल जाता है कि मार्केट के अंदर इस समय बर्गर की डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है और कहीं ना कहीं हमारे प्लेटफॉर्म पे बर्गर की सेल भी बढ़ेगी। तो जिसकी वजह से उस पर डिस्काउंट चलाना स्टार्ट कर देते हैं और एक बेसिकली एक डेटा मैनेजमेंट कर लेते हैं कि किस तरीके से किस चीज की मार्केट के अंदर डिमांड ज्यादा है। तो ये चीज भी बहुत स्मार्ट मूव है यहाँ पर जोमैटो का, जहां पे ये रेस्टोरेंट्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड करके उनका सप्लाई चेन को स्मूथ कर रहे हैं और वहां से भी अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। दूसरा चौथा जो है वो इनका जोमैटो प्रो है। इसके बारे में तो हर किसी को पता ही है कि एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है जिसमें आप 399 आई थिंक 599, एक बार 999 करके भी इनका आया था, जिसके अंदर आप एक ड्रिंक पे एक ड्रिंक फ्री ले लेते थे, जहां पर ये दोनों तरह से पैसे कमाते हैं। जिस रेस्टोरेंट्स को आप लिस्ट करते हैं वहां से भी उनसे भी पैसे लेते हैं क्योंकि उनका सेल इंक्रीज होता है और आपसे सब्सक्रिप्शन का पैसा लेते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर जोमैटो प्रो के अंदर ये अपना बिजनेस जनरेट करते हैं। तो दोस्तों मेजरली जो मैंने आपको बताया जोमैटो का जो धंधा है इन्हीं 4 वर्टिकल्स के ऊपर चलता है, फूड डिलीवरी, डाइन आउट, B2B और जोमैटो प्रो। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ये काम कर रही हैं और आने वाले किस तरीके में रहेगा। तो दोस्तों इन चारों अगर बिजनेसेस को देखा जाए तो मेरे को इसमें जो प्रॉमिसिंग बिजनेस दिखते हैं वो मेरे को फूड डिलीवरी और हाइपर प्योर का बिजनेस बहुत प्रॉमिसिंग दिखता है। बिकॉज कोविड के बाद अभी डाइन आउट और जोमैटो प्रो शायद थोड़ा डाउन रह सकते हैं, लेकिन फूड डिलीवरी बहुत तेजी से इंक्रीज करने वाला है। और जिस तरीके से डेटा अगर आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर अभी फूड डिलीवरी की मार्केट इतनी पेनिट्रेटेड नहीं है, बिकॉज यहाँ पर अभी इंटरनेट का यूजेज उस लेवल तक नहीं गया है। हालांकि पिछले 1-2 साल के अंदर जिस तरीके से इंक्रीज करा है उसी तरीके से नंबर ऑफ ऑर्डर भी बहुत ज्यादा इंक्रीज करें, बट अभी भी बहुत ज्यादा ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है फूड डिलीवरी के अंदर। और जिस तरीके से आने वाले टाइम में अभी इंटरनेट की मार्केट और इंडिया के अंदर पेनिट्रेट करेगा तो ये ऐसे बिजनेसेस चलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि टेक बेस्ड बिजनेस है तो इनकी प्रोबेबिलिटी चलने की बहुत ज्यादा हो जाती है। जब जोमैटो जब Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज तक पहुंच जाएगा तो इन बिजनेसेस का जो रेवेन्यू और ग्रोथ होने वाला वो मतलब अनलिमिटेड लेवल तक जा सकता है। तो दोस्तों ये हुई जोमैटो के बिजनेस सेगमेंट्स की बात। अब हम बात करेंगे इसके, क्या जोमैटो प्रॉफिटेबल है? क्या आज की डेट में अगर हम देखें, मतलब प्री आईपीओ अगर मान लीजिए आज से 15-20 दिन बाद एक आईपीओ इसका हो जाता है, तो क्या जोमैटो सच में, अगर आज की डेट में बात करी जाए तो क्या जोमैटो प्रॉफिटेबल है? तो दोस्तों इसका एक ही आंसर है, आज की डेट में जोमैटो प्रॉफिटेबल है। यस, जोमैटो प्रॉफिटेबल है। और वो एक अगर कितना कमा रहा है वो सारे के बारे में आपको बात करता हूं। हालांकि ये 2020 तक, फाइनेंशियल ईयर 2020 तक प्रॉफिटेबल नहीं था। इट इज अ लॉस मेकिंग इट वाज अ लॉस मेकिंग कंपनी, बट अभी आज की डेट में ये प्रॉफिटेबल है। पिछले 9 मंथ्स का डेटा जो इन्होंने दिया है वो तो यही कहता है कि ये प्रॉफिटेबल है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इसके अंदर समझते हैं अपनी यूनिट इकोनॉमिक्स को। ये जो मैंने आपके सामने डेटा रखा है, हम यहाँ पर ये पता करना चाह रहे हैं कि आखिर जोमैटो एक ऑर्डर जो रेस्टोरेंट से कस्टमर को डिलीवर होता है, आखिर उस पे जोमैटो एक ऑर्डर पे क्या कमाता है। तो दोस्तों अपना FY20 को अगर 20 को देखें, अगर पिछला फाइनेंशियल ईयर हम देखें तो इनका जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू था वो था 1,12,209 मिलियन, जिसमें से अगर टोटल ऑर्डर्स की बात करी जाए, मतलब टोटल ऑर्डर्स मतलब एवरेज ऑर्डर वैल्यू की बात करी जाए तो वो थी 278 रुपीज। मतलब कि टोटल ऑर्डर जितने जनरेट हुए, मतलब कि आप इसको आसान भाषा में अगर समझाओ, अगर 100 रुपए के ऑर्डर 100 रुपए का टोटल ऑर्डर जनरेट हुआ तो टोटल 50 ऑर्डर अगर आप जनरेट कर दो तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू आती है 2 रुपए। उसी तरीके से अगर एवरेज ऑर्डर वैल्यू फाइनेंशियल ईयर 20 की कैलकुलेट करें तो वो आती है 278 रुपीज। वहीं अगर पिछले 9 मंथ्स मतलब जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 21, उसमें एवरेज ऑर्डर की बात करें
तो वो हो जाएगा आपका 398 रुपीज, मतलब कि बहुत मेजर सॉरी बहुत मेजर सिग्निफिकेंट यहाँ पर जंप देखने को मिल रहा है। आई थिंक इसका एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर कोविड भी हो सकता है, बिकॉज पिछले 9 महीने के अंदर जिस तरीके से लॉकडाउन और ये सब कुछ चला है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जितने भी हैं वो अपने घर पे हैं। तो बाहर जब लोग नहीं जा पा रहे, तो सारे फैमिली जब घर पे होती है, तो पहले शायद इंसान अपने लिए ऑर्डर करता था, अभी वो शायद अपनी पूरी फैमिली के लिए ऑर्डर कर रहा है। तो जिसकी वजह से ऑर्डर वैल्यू यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आने वाले टाइम में हमें इसके बारे में और पता चलेगा कि सही में ये एक सस्टेनेबल जंप है या फिर आने वाले टाइम में ये कम भी हो जाएगा। तो दोस्तों 398 रुपीज जो करंट इसकी ऑर्डर वैल्यू है, जिसमें से अगर आप कमीशन और चार्जेस देखोगे, जो ये रेस्टोरेंट से लेता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 24% के अराउंड ये रेस्टोरेंट से लेता है, तो कमीशन जो ये लेता है वो 62 रुपीज के आसपास इसमें ये रेस्टोरेंट से ले लेता है। और डिलीवरी चार्जेस जो इसका रेवेन्यू है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि डिलीवरी चार्जेस जो कस्टमर पे करता है, तो 26 रुपए का डिलीवरी चार्जेस है FY21, मतलब पिछले 9 मंथ्स में। वहीं अगर 20 में आप देखोगे तो 15 रुपीज ये था, और कमीशन जो थे FY20 में वो 43 रुपीज थे। तो एक मेजर जंप देखने को मिला है पिछले 9 मंथ्स के अंदर इनके रेवेन्यू के अंदर, जहां ये 58 रुपीज जनरेट करते थे पर ऑर्डर पे, और अब ये जो जनरेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 89 रुपीज, 32 रुपीज का टोटल मेजर जंप देखने को हमें इसके अंदर मिल रहा है। उसके अलावा अगर इसमें जब खर्चे निकालें, तो डिलीवरी कॉस्ट इसकी जो इनकी है, इनकी 44 रुपीज की डिलीवरी कॉस्ट है FY21 में, और डिस्काउंट जो लोग चला रहे हैं, यहां पर आपको दोस्तों ध्यान देना है FY20 में ये 21 रुपए का डिस्काउंट दे रहे थे, मतलब कि टोटल ऑर्डर वैल्यू भी कम थी और डिस्काउंट्स भी ज्यादा थे। अब आज की डेट में 9 मंथ्स में इन्होंने अपने डिस्काउंट भी कम कर दिए हैं और ऑर्डर वैल्यू भी बढ़ गई है। आई थिंक ये डिस्काउंट्स वगैरह इन्होंने शायद इसलिए भी कम किए हो सकते हैं कि कोविड वगैरह चल रहा था और इनको ऑटोमेटिक वहां से डिमांड आ रही होगी, क्योंकि लोग घर पे बैठे थे। तो आई थिंक बिना प्रमोशंस करे भी शायद इनका काम चल गया होगा, इसकी वजह से ही ये डिस्काउंट्स यहाँ पर कम दे रहे हैं। और टोटल अगर आप यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे सारे वेरिएबल एक्सपेंसेस निकाल के, तो टोटल कॉस्ट जो थी ये 66 रुपीज की हो गई। अगर आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखोगे, तो जो एक ऑर्डर पे FY20 में जोमेटो को 30 रुपए का लॉस था, मतलब कि आप ये वाली बात को समझो, आपने शायद पता नहीं कितनी बार जोमेटो से ऑर्डर किया होगा पिछले साल के अंदर, पर ऑर्डर पे जोमेटो 30 रुपए का लॉस करता था जब भी कोई इंसान जोमेटो के प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करता था। सोचिए कितनी बड़ी बात है। लेकिन अगर आप पिछले 9 महीने अगर आप उठाओगे FY21 के, तो जोमेटो पर ऑर्डर पे 22 रुपीज का प्रॉफिट कर रहा है। ये भी एक बहुत बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट है जो हमें यहाँ पर देखना है। लेकिन ये जो मेजर अमाउंट जो यहां से हमें जनरेट हो रहा है 22 रुपीज का, वो इनके डिस्काउंट्स के बेसिस पे कुछ ज्यादा लग रहा है। अगर ये यही सेम डिस्काउंट से दोबारा चलाना स्टार्ट कर दें इसी लेवल का, तो आई थिंक ये फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा। तो ये चीज को आपको भी ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पे 22 रुपीज का डिस्काउंट, 22 रुपीज का जो प्रॉफिट ये लोग दिखा रहे हैं, ये तभी दिखा पा रहे हैं जब इन्होंने डिस्काउंट को काफी कम कर दिया। मतलब 21 रुपए से आप देख सकते हो यहाँ पे कि डिस्काउंट 7 रुपए तक आ गए, 1/3 हो गए इनके डिस्काउंट, तभी जाके इतनी प्रॉफिटेबिलिटी बन पा रही है। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, पर ऑर्डर वाली प्रॉफिटेबिलिटी और किस तरीके से यूनिट इकोनॉमिक्स काम करता है। आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ रही होगी। दोस्तों अब ये सारी बातें जो हमने आज करी कि क्या इन्वेस्टर्स, कौन से इन्वेस्टर्स इसके अंदर हैं, कौन कौन स्टेक इसके अंदर ऑफलोड कर रहा है, क्या जोमेटो प्रॉफिटेबल है, क्या जोमेटो आने वाले टाइम में इसी तरीके से प्रॉफिटेबल रहेगा, ये सारी चीजों के बारे में हमने इस पे बात करी है। आई होप मोस्ट ऑफ दी चीजें इस IPO के अंदर क्लियर हो गई हैं। तो अब हम जो बात करने वाले हैं कि क्या सही में आपको जोमेटो के IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए, अब हम बात करेंगे उसके ऊपर। तो आइए दोस्तों चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर, जहां पर हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए जोमेटो, अगर आप देखेंगे तो नो डाउट एक अच्छी कंपनी है, टेक बेस्ड कंपनी है, अच्छी कंपनी है, अच्छे इंडस्ट्री के अंदर है और काफी अच्छी ग्रोथ इसने करी है, इसमें कोई किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी की आज की डेट में देखें तो क्या रिस्क है, मतलब अगर आज की डेट में मैं इसके अंदर इन्वेस्ट करता हूं तो क्या क्या रिस्क है जो मेरे को पता होने चाहिए, जो आने वाले फ्यूचर में इसके साथ हो सकते हैं। तो सबसे पहला रिस्क है कि Amazon इस बिजनेस के अंदर आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता है,
Amazon की एंट्री हो चुकी है इंडिया के अंदर। Amazon इस समय अपना पायलट प्रोजेक्ट रन कर रहा है बैंगलोर के अंदर, जहां उसने 2000 से भी ऊपर रेस्टोरेंट, जितने रेस्टोरेंट्स हैं उसको ऑनबोर्ड कर लिया है, और वहां पे उसने अपने एम्प्लॉयज के लिए फूड सर्विस स्टार्ट कर दी है। तो Amazon पूरी तैयारी कर रहा है, और आप शायद बहुत जल्दी आने वाले 1.5 साल के अंदर Amazon को देख पाएंगे इस बिजनेस के अंदर। तो Amazon जब इस बिजनेस के अंदर आ रहा है तो मेजरली यहाँ पर 3 प्लेयर्स होने वाले हैं आने वाले टाइम में, अगले 1 से 2 साल में, जिसमें एक स्विगी जो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग प्लेयर है, और एक Amazon और एक जोमेटो। तो बेसिकली जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि जो हमने लास्ट स्लाइड में बात करी, अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं, ये जो प्रमोशंस वाला पार्ट है जहां इन्होंने 21 रुपए का प्रमोशन 7 रुपए कर दिया है, तो जब 3 प्लेयर्स यहाँ पे हो जाएंगे, मतलब जब Amazon की एंट्री भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पैन पैन इंडिया हो जाएगी, तो क्या ये इतने डिस्काउंट के साथ पैन इंडिया सस्टेन कर पाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मुझे नहीं लगता कि ये 7 रुपए का जो डिस्काउंट देके प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहे हैं, वो Amazon की एंट्री के बाद ये 7 रुपए रख पाएंगे। इनको एक बार से फिर अपने एडवर्टीजमेंट के कॉस्ट में एक बार इजाफा करना पड़ेगा। मे बी लास्ट टाइम जैसे 21 रुपए खर्च कर रहे थे, मे बी उससे इवन ज्यादा भी करना पड़े। तो वो एक मेजर थ्रेट है जिसकी वजह से ये दोबारा नेट लॉस शो कर सकते हैं। बट एक अच्छी बात ये भी है कि अगर ये 22 रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, और मैं ये 22 रुपए इस समय एडवर्टीजमेंट में खर्च कर देता हूं, इवन चलो इससे ज्यादा भी कर देता हूं, मान लो 25 रुपए कर देता हूं या 30 रुपए कर देता हूं, फिर भी मेरा जो नेट प्रॉफिट, नेट लॉस होगा वो कोई बहुत ज्यादा नहीं होने वाला। मतलब कि आप कहीं ना कहीं इक्वेट बेसिस पे ही रहेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहेंगे, विच इन अ लॉन्गर रन में बिकम प्रॉफिटेबल। मतलब कि आज मैं अपने अपनी एडवर्टीजमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, लेकिन आने वाले फ्यूचर में जब मेरा कस्टमर बेस बन जाएगा, जैसा कि पिछले 10 साल में पहले जोमेटो का कोई कस्टमर बेस नहीं था, जो भी कस्टमर बेस बना है पिछले 5-7 साल के अंदर ही बना है। तो आने वाले टाइम में जब मेरा कस्टमर बेस बन जाएगा, तो मैं वहां पर बहुत सारी चीजें अपसेल और क्रॉस सेल कर सकता हूं, जो हम अपने किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर और क्या हो सकता है। आप ऐसी ऐसी चीज नहीं सोच सकते जो इस प्लेटफॉर्म जोमेटो ऐसी ऐसी चीजें अपसेल कर सकता है अपने प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसके जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। इस तरह की प्लानिंग इन लोगों की होती है। तो दोस्तों जिसके बारे में सेपरेट बात करेंगे, लेकिन ये चीज है कि अगर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट भी रहता हूं, तो भी मेरे पास एक अच्छी बात यह है कि हाँ, अगर मैं इतना भी जनरेट कर लेता हूं, तो आने वाले टाइम में फ्यूचर में शायद मैं एक अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी बन सकता हूं। उसके बाद पहला तो Amazon और स्विगी का थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क है, तो उनका भी हमें एक नजर रखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। कि Amazon कोई जियो की तरह ना लॉन्च कर दे कि सबको बोले कि आप मेरा ऐप डाउनलोड करो, फ्री फूड लो एक महीने के लिए या 3 महीने के लिए, जिस तरीके से रिलायंस जियो ने करा था कि फ्री के फोन बांट दिए और फ्री इंटरनेट दिया उसने 1 साल तक। तो इस तरीके की अगर कुछ ऐसा कुछ बम फोड़ने वाली मार्केटिंग हो जाती है तो बात अलग है, जहां पर एकदम से ही पूरा मार्केट शेयर चेंज हो जाएगा। नहीं तो आई थिंक इट्स अ गुड बिजनेस। मतलब यहाँ पर एक अच्छे पोजीशन में ये लोग हैं और यहाँ से अच्छा कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, अगर आप जोमेटो की टोटल अभी बैलेंस शीट देखेंगे जो इन्होंने फाइल करी है अपनी DHRB में, उसके अंदर इन्होंने डिस्क्लोज करा है कि अभी इनके पास लगभग 5,000 करोड़ का कैश, 5,000 करोड़ का जो कैश है वो इनके बैलेंस शीट के ऊपर है। तो एक छोटा सा रिस्क यहाँ पर और जनरेट होता है कि अगर 5,000 करोड़ का बैलेंस इनके पास है, कैश बैलेंस है, और अगर इनका ये यूनिट इकोनॉमिक्स जो ये बोल रहे हैं कि हम एक ऑर्डर पे 22 रुपए का प्रॉफिट करने लग गए हैं, तो ये अपना फंड भी यूज कर सकते थे। क्यों ये 7,500 करोड़ रुपया रेस कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि मुझे भी पता है और इनको भी पता है कि ये जो यूनिट इकोनॉमिक्स अभी यहाँ पर दिखा रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, ये बहुत सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क है, क्योंकि मार्केट में नया नया प्लेयर एंटर कर रहा है। उसके अलावा मार्केट के कुछ डायनेमिक्स भी चेंज हो रहे हैं। तो आई थिंक ये अपने आप को सिक्योर करने के लिए, ये अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में लाने के लिए इस समय फंड रेज कर रहे हैं, और आई थिंक आने वाले टाइम में भी मे बी फंड रेज और भी हो। तो इसीलिए भी शायद ये ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर एक सस्टेनेबल बेस जनरेट करें, ताकि ये इस पैसे को अच्छा, इस पैसे का अच्छा यूटिलाइजेशन करें। तो ये चीज भी दोस्तों आपको ध्यान रखनी है कि इनका यूनिट इकोनॉमिक्स जो है वो सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क है, क्योंकि वो उसके अंदर डिस्काउंट्स का बहुत मेजर रोल जो इन्होंने दिखाया है कि इन्होंने कम किया। दूसरा तीसरा, जैसे मैंने आपको यही बताया कि डिस्काउंट ये कब तक देते जाएंगे, मतलब कब तक नहीं देंगे डिस्काउंट। अभी इन्होंने पिछले 9 महीने नहीं दिए डिस्काउंट, तो ये प्रॉफिटेबल हो गए। लेकिन अभी कल को मान लो Amazon आ गया
और Amazon बोल रहा है कि मैं तो 3 महीने तक फ्री फूड दूंगा, आप बस मेरा ऐप डाउनलोड कर लो मेरे, और मैं अपने प्राइम कस्टमर्स के लिए तो 1 साल तक फ्री फूड दे रहा हूँ या 6 महीने तक फ्री फूड दे रहा हूँ। तो क्या करो, क्या क्या स्ट्रेटजी रहेगी? तो आई थिंक बहुत मेजर लेवल पे इनको अपने प्लेटफॉर्म पे काम करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये उन सब चीजों की तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से अमेजोन की एंट्री जब हो या फिर कुछ ऐसा डायनेमिक्स चेंज हो, तो आप अपने आप को किस तरीके से वहां पे सस्टेन कर पाएंगे। दूसरा दोस्तों, जो एक सेकंड लास्ट जो यहाँ पर एक और मेरे को पॉइंट लगता है वो है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। तो जैसा मैंने आपको दिखाया था इस स्लाइड के अंदर कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है इनकी 278 से लेकर 398 यहाँ पर इंक्रीज करी है। तो ये भी एक मेजर यू नो यहाँ पर पॉइंट आप समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी का मेन सूत्र है, मतलब उसको बोले मेन फॉर्मूला है, वो बेस्ड ऑन एवरेज ऑर्डर वैल्यू है। अगर आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू अच्छी है तो आपके प्रॉफिट होने के चांस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितनी ऑर्डर वैल्यू आती है आपको उसी के बेस पे कमीशन आता है और उसी के बेस पे आपको वहां से डिलीवरी फी मिलती है। तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू अगर आपकी अच्छी होगी तो आपके प्रॉफिट करने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो क्या इंडिया में आने वाले टाइम में एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ सकती है? तो दोस्तों इसका आंसर जो मेरा पर्सनल व्यू है, हाँ, ये एवरेज ऑर्डर वैल्यू आने वाले टाइम में इंडिया में ज्यादा बढ़ सकती है। पहला, इन्फ्लेशन टाइम के साथ जैसे जैसे इन्फ्लेशन काम करेगा, ऑर्डर वैल्यू धीरे धीरे चीजों की दाम बढ़ेंगे, चीजों के दाम बढ़ेंगे तो ऑर्डर वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी, पहली चीज। दूसरा, जिस तरीके से आप और पेनिट्रेटेड होते जाएंगे और लोग और कंफर्टेबल होते जाएंगे, आज से 3-4 साल पहले जाओगे तो फूड डिलीवरी वाज नॉट कंसीडर्ड एज अ सेफ फूड ऑप्शन, मतलब कोई ज्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन आज की डेट में सब यूज टू हो गए। तो जैसे जैसे लोग यूज टू होते जाएंगे तो धीरे धीरे लोग ज्यादा प्लेटफॉर्म पे आना स्टार्ट करेंगे, और इनका रिपीट कस्टमर भी जिस तरीके से डेटा शो करते हैं काफी अच्छा रिपीट कस्टमर है इनका, तो धीरे धीरे इनका ऑर्डर ऑर्डर वैल्यू साइज भी धीरे धीरे और बढ़ेगा। तो अगर ऑर्डर वैल्यू साइज अगर 400-500 तक पहुंच जाता है तो विच इज वेरी ग्रेट, और वहां से प्रॉफिट जनरेट करने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरा, आई थिंक ये प्रॉफिट अगर कम भी जनरेट करें, नो इश्यूज, बिकॉज जैसा हमने बिल्कुल शुरू में बात करी थी ना कि जोमैटो इज अ टेक कंपनी और टेक कैन बी स्केल्ड। तो आप ये सोचो, अगर 10 रुपए भी एक ऑर्डर के ऊपर बना रहे हैं तो कितने करोड़ों ऑर्डर हैं इनके पास। तो 10 रुपए से अगर आप करोड़ को इंटू करते हो तो पर ऑर्डर बेसिस पे पर डे पे कितना जनरेट कर सकते हैं लोग। दिस इज ह्यूज, मतलब आप हम सोच भी नहीं सकते इस लेवल पे ये लोग जनरेट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट अगर यहाँ पर 5 या 10 रुपए भी जनरेट करते हैं कटिंग आफ्टर कटिंग ऑल योर एक्सपेंसेस, तो वो भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट इनके प्रॉफिट के ऊपर डालेगा। तो एक ये चीज भी आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। दोस्तों लास्ट जो टॉपिक है वो है प्रमोटर स्टेक। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो जिसका आंसर मेरे को थोड़ा कम देखने को मिला। प्रमोटर स्टेक, दीपेंद्र गोयल जी का जो यहाँ पर स्टेक है जोमैटो के अंदर, वो सिर्फ 5.6 है, 5 से 6% के आसपास है, जो बहुत कम है। मतलब हम अच्छी कंपनियों की जब गिनती करते हैं ना तो उसके अंदर ये जरूर देखते हैं कि प्रमोटर का स्किन इन द गेम है या नहीं, प्रमोटर का कितना स्टेक है। तो यहाँ पर जोमैटो के अंदर प्रमोटर का कोई बहुत ज्यादा स्टेक नहीं है, 5-6% के आसपास स्टेक है। ऑल्दो गोयल साहब अच्छे सीईओ हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो कुछ उल्टा सीधा कर देंगे, लेकिन फिर भी स्टेक यहाँ पर कम है। मतलब व्हेन यू नो फिल्टर योर इन्वेस्टमेंट, तो उसके अंदर जब आप फिल्टर करोगे ना तो यहाँ प्रमोटर का स्टेक कम आएगा, जिसकी वजह से ये एक नेगेटिव इंपैक्ट इसके अंदर हो सकता है। तो ये कुछ चीजें थी दोस्तों जो मैंने आपसे शेयर करी इस जोमैटो आईपीओ के बारे में। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी और आपको ये पता चला होगा क्या प्रॉन्स है कौन सा इस जोमैटो के आईपीओ को। तो दोस्तों अंत में जो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि हाँ, जोमैटो के आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए नहीं, क्योंकि मैं तो लिस्टिंग गेन के लिए कभी अप्लाई नहीं करता। मैं हमेशा लॉन्ग टर्म अगर उस कंपनी के अंदर पोटेंशियल होगा तो उसमें इन्वेस्ट करता हूँ, नहीं तो मैं तो इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। तो मुझे लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपको आईपीओ के बाद भी मिल जाए तो डरना नहीं है, वहां पे इस कंपनी को ले लेना है। लेकिन अभी इसके अंदर अमाउंट आप कम डालें, मतलब कि बहुत कम, जितना आप मतलब लूज करने के लिए तैयार होना आप उतना ही अमाउंट इसके अंदर डालें, बिकॉज अभी बहुत चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। पहले आप एक छोटे इन्वेस्टमेंट से इसके अंदर स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे आईपीओ में मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिले तो आप उसके बाद भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो
फिर हम इसको धीरे धीरे इसको एनालाइज करेंगे कि क्या हो रहा है कंपनी के अंदर, क्या हुआ आईपीओ के बाद, किस तरीके से परफॉर्मेंस आ रही है, क्योंकि उसके बाद तो हर 3 महीने के अंदर इनको अपना पीएनएल शो करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें उसके बाद भी क्लियर होती है कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, उसी के हिसाब से हम अपना इन्वेस्टमेंट इसके अंदर बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों मेरी तो यही स्ट्रेटजी रहेगी कि मैं वैसे ही सारे जो भी अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ इसी तरीके से करता हूँ। तो आई होप आपको ये चीज सारी चीज समझ में आई होंगी। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं इसके बारे में तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ताकि मैं आपकी इस तरीके से हेल्प कर पाऊं। और अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। और जो लोग आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैंने लिंक अपना दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर डीमैट अकाउंट का। आप वहां से अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएं और मेरी टेलीग्राम चैनल के अंदर मेरे को मैसेज करें, जहां पर हम आपको एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं इसी तरीके की कि किस तरीके के आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और कुछ जो अदर इन्वेस्ट हमारे रिसर्च और एडवाइजरी प्रोडक्ट्स हैं वहां आप आपको बताते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे आप अकाउंट खोल के मेरे को मैसेज कर दीजिए, ताकि मैं आपको उसको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।